हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोग्रेशंस। और बच्चों, जैसा आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था बहुत डिटेल में। आज का लेक्चर मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमें कई सारे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं। जैसा बेटा आपको याद है कि लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, एक ये वाली भी इनइक्वालिटी डिराइव की थी। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनइक्वालिटीज की एक लिस्ट बनाएं तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर ये वाली इनइक्वालिटी आएगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम इस इनइक्वालिटी पे भी कुछ सवाल बनाएंगे। मैं आपको आज के लेक्चर में एक रूल भी पढ़ाऊंगा जिसका नाम होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को क्लास 8, 9, 10 में आपके स्कूल के टीचर ने बताया हो। अगर ना भी बताया होगा तो आप आज उस रूल को सीख जाएंगे। और इसी तरीके की और भी हमें कई सारी आज के लेक्चर में चीजें करनी है। तो बच्चों चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, आप जैसा देख सकते हैं पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है और इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है बेटा। ये बहुत ही एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको वादा किया था। आज के लेक्चर में आपको खूब मजा आने वाला है। इस क्वेश्चन में बेटा आप देखो क्या क्या यूज हो रहा है। यहाँ मॉड यूज हो गया, ये लोगैरिथम यूज हो गया, जीपी यूज हो गया, क्वाड्रेटिक यूज हो गया, सब कुछ है इस सवाल में। अ परफेक्ट क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस, अ परफेक्ट क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस। देखो हमारे सामने लिखा है इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है विद अल्फा एंड बीटा एज इट्स रूट्स। कैपिटल ए, ये जो कैपिटल ए था इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 49 + 20√6 रेज़ टू द पावर 1/4। अब सबसे पहले मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कैपिटल ए सिर्फ इतना सा दिया हुआ है। तो चलो हम इसको देखते हैं कि कैपिटल ए की वैल्यू होनी क्या चाहिए। क्योंकि हमारे पास बेटा देखो कैपिटल ए लिखा हुआ है 49 + 20√6 रेज़ टू द पावर 1/4। अब मुझे बेटा ऐसी उम्मीद है कि क्लास 10th में आपने ऐसी वाली चीजें पढ़ी होंगी कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये जो 49 + 20√6 लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा? इसको मैं लिख सकता हूं 49 प्लस ये जो 20√6 है, क्या इसको मैं 2 इंटू या मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूं 2 × 10√6। सोच के देखो ऐसा लिख सकता हूं कि मैं अभी कोशिश क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पे इसको x + y का होल स्क्वायर पहले बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, ताकि ये पावर 1/4 है वो धीरे धीरे कैंसिल आउट होता जाए। मैं क्या करूंगा, अंदर वाला जो टर्म है उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखो ये अपन ने लिख लिया 49 + 2 × 10√6। अब थोड़ा सा बेटा सोच के देखो कि इस 10√6 को मैं कैसे बांटूं, इस 10√6 को मैं कैसे बांटूं कि मेरा ये 49 उसका सम आ जाए। देखो सोच के आप बेटा देखो कि अगर इस 10√6 को मैं लिख देता हूं, मान लेते हैं 5√2 और 2√3। मान लो अगर मैं ऐसा लिखा 5√2 और 2√3, सोच के देखो ये सब प्रैक्टिस से आएगा बेटा। तो जैसे आप 5√2 × 2√3 करोगे तो देखो प्रोडक्ट तो जरूर 10√6 आ रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब इसके साथ आप बेटा देखो खास बात क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका अगर बेटा मैं स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर आएगा 25 और √2 का स्क्वायर आएगा 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा अपने पास 4 और √3 का स्क्वायर आएगा 3। क्या ये दोनों का सम, क्या ये बेटा दोनों का सम 49 आता है क्या? तो हमें दिख रहा है कि 49 नहीं आता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा इसको हमको इस तरीके से ना बांट के कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। तो अच्छा, इस 10√6 को हम और कैसे बेटा लिख सकते हैं, मुझे बताओ। अगर मान लो मैं इसको बोलता हूं कि इसको 5 बस रखते हैं और एक रख लेते हैं 2√6, मान लो अगर ऐसा रखा तो बोलो अब क्या आएगा, 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 2√6 का स्क्वायर आ गया 4 × 6। तो देखो ये 25 आ रहा है और ये 24 आ रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि इन दोनों का सम 49 आ रहा है। अब इसमें ब्यूटी क्या हुआ, देखो ब्यूटीफुल इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आप देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप बेटा इस पूरी चीज को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 2√6। सोच के देखो 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24, तो 25 और 24 हो गया 49 और ये जो बचा हुआ चीज लिखा हुआ है 2 × 5 × 2√6, ये वो वाली चीज है। मतलब ये अंदर वाला 49 प्लस 20√6 को मैं इस तरीके से लिख लिया बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय प्रैक्टिस। तो यहां से बताओ मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया बेटा मेरे पास 5 + 2√6 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया 5 + 2√6 का होल स्क्वायर। ये अंदर वाली जो पूरी चीज थी क्या आ गई 5 + 2√6 का होल स्क्वायर और इस पूरे का पावर मेरे पास क्या है 1/4। इस पूरे का पावर है 1/4। तो देखो ये वाला स्क्वायर और ये पावर 4 कटा तो बाय 2 यहां पे बचा।
मतलब मेरे पास अब आ गया 5 प्लस 2√6 का पावर 1/2। अब सिमिलरली बेटा मैं वापस से क्या करूंगा, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं वापस से क्या करूंगा, मैं ये वाली बेटा चीज को कुछ इस तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करूंगा कि मेरा सवाल सॉल्व हो जाए। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो 2√6 है, ये जो 2√6 है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 into √3 into √2। सोच के देखो 2 into √3 into √2, तो क्या इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√6 आ जाएगा, और ये वाला जो 5 है, ये वाला जो 5 है, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो देखो अपने पास ये क्या आ गया, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 5, और प्लस अपने पास आ गया बेटा 2√6। तो क्या इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ये जो पूरी चीज थी इसको क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के बेटा पावर में अपने पास दिया हुआ है 1/2। इस पूरे का पावर अपने पास दिया हुआ है 1/2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली बेटा जो कैपिटल ए अपने पास आया, जो कैपिटल ए की वैल्यू अपने पास आई है, इसको अपन रेड पेन से लिख देते हैं, वो आ रही है √3 प्लस √2। ये वाला जो कैपिटल ए है, ये आ रहा है अपने पास √3 प्लस √2। मतलब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सी चीज लिखी हुई थी, वो बेसिकली क्या लिखा है, वो √3 प्लस √2 लिखा हुआ है। ये सारी चीजें बेटा, ये सारी चीजें प्रैक्टिस चाहिए। देखो आप जैसे देख सकते होगे कि जब मैंने पहली बार उसको स्प्लिट करने की कोशिश की थी, तो मैंने भी गलत कर दिया था, क्योंकि हम याद तो करके बैठे नहीं है, रट तो रखे नहीं है हम बेटा, हम भी आपके सामने सॉल्व करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस जब हम बेटा करते रहेंगे तो सारी की सारी चीजें अपनी सॉल्व होते रहेंगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अब देखो अगर मेरे पास ए आ चुका है, अब b की वैल्यू बेटा बोलो क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू सम ऑफ इनफाइनाइट gp। मुझे बोला गया कि ये जो सीरीज है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये वाली सीरीज क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें क्या पता बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट तक जब लिखा होता है तो उसका सम क्या होता है, s इंफिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मुझे दिख रहा है 8√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, बोलो क्या होगा, ये वाले टर्म में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये वाला टर्म आएगा। सोच के देखो, ये वाले टर्म में अगर मैं √2/√3 मल्टीप्लाई करूं, अगर ये पहले वाले टर्म में अगर मैं बोलता हूं कॉमन रेशियो को √2/√3, तो सोच के देखो 8 into √3 है यहाँ पे, जब ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 into √6 हो गया, और डिनोमिनेटर में जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ गया। 8 into √6/√3, ये देखो ये वाली चीज, मतलब कि कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या रहा होगा, √2/√3, क्योंकि ये वाले टर्म को जब मैं √2/√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेकंड वाला टर्म आ जाएगा। सिमिलरली देखो जब ये √2/√3 से मैं सेकंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई बेटा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ पे नीचे √3 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले में √2 आया, तो 8 into √12 डिवाइडेड बाय 3, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 16/√3 आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉमन रेशियो में मैं यहाँ लिख देता हूँ √2 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय √3। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 into √3 अपॉन √3 माइनस √2, और ये वाला √3 घूम के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक और बार √3, तो ये अपने पास आ गया बेटा 24 अपॉन √3 माइनस √2। 24 अपॉन √3 माइनस √2, इसको अगर हम रैशनलाइज कर लें तो √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से बेटा अपने पास आ जाएगा 24 टाइम्स √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू a प्लस b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो अपने पास बेटा देखो जो अपने पास कैपिटल B है, कैपिटल B की वैल्यू आएगी 24 टाइम्स √3 प्लस √2। कैपिटल B की अपने पास बेटा वैल्यू आ जाएगी, अपन यहां पर लिख देते हैं 24 टाइम्स √3 प्लस √2, और इसके बाद अपने पास बोला गया है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अपने को दी हुई है, ठीक है। अब अभी अगर मैं अपने इस इक्वेशन को रीफ्रेज करके लिखूं, अगर मैं अपने इक्वेशन को बेटा रीफ्रेज करके लिखूं, तो हमारा जो इक्वेशन है मैं यहां पर लिख देता हूं रेड पेन से। a की वैल्यू देखो अपन ने क्या निकाली थी, √3 प्लस √2, तो √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, मतलब 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो यहाँ बेसिकली सिर्फ x स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद b की वैल्यू है 24 इंटू √3 प्लस √2, तो ये वाला √3 प्लस √2 और ये वाला √3 प्लस √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की जगह आ जाएगा बस 24, और यहाँ पर x ये आ गया, और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बेटा अगर अपने को दो रूट्स बोले गए अल्फा और बीटा, अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स हमें बोले गए अल्फा और बीटा, तो मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स,
सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो बोलो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा अपने पास -24 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो 1 है, तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -24। अब यहां पर बेटा अभी एक चीज अपने पास सॉल्व करना बचा है। यहां पे अपने को बोला गया था अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है, अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है उसकी वैल्यू है 6√6 रेज़ टू द पावर k। तो यहां से अपने को k की वैल्यू एक दी हुई, अगर हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से देखो, ये वाला बेटा जो 2 है इसे घुमा के इसके ऊपर लेके आया जा सकता है, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, तो ये log 10 बेस 6 माइनस log 5 बेस 6, ये क्या लिखा हुआ है log 10 बेस 6 माइनस log 5 बेस 6, तो कितना आ जाएगा बोलो, वो आ जाएगा log 10/5 बेस 6, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है log 2 बेस 6, ये लिखा हुआ है log 2 बेस 6। मैं एक चीज बेटा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आई बिलीव आपने मेरे लॉगरिथम वाले भी लेक्चर्स बहुत डिटेल में देखे होंगे, तो ये बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल, ये आ जाएगा log 2 बेस 6। अब इसके बाद अगर हम ये वाली बेटा चीज को देखते हैं, तो अब ये वाली चीज में देखो अपने पास लिखा हुआ है log 18 बेस 6 प्लस log 72 बेस 6, log 18 बेस 6 प्लस log 72 बेस 6। अब हमें क्या पता है कि अगर बेस कॉमन होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अपने पास ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log बेस 6 बाहर है ये वाला, और अंदर रूट के लिखा हुआ है मेरे पास log 18 बेस 6 प्लस log 72 बेस 6, तो वो आ जाएगा log 18 into 72 बेस 6, वो आ जाएगा log 18 into 72 बेस 6। अब 18 into 72 होता कितना करके देख लेते हैं, तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो जैसे आप बेटा इसको करोगे, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 72 को आप लिख सकते हो 18 into 4 है ना, 72 को हम लिख सकते हैं 18 into 4, और 18 का स्क्वायर मुझे पता है 324 होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मुझे बेसिकली सिर्फ 324 into 4 करना है, तो 4 into 4 16, 6 कैरी 1, 4 to the 8 और 1 9 और 4 3 12, ये अपने पास आ जाएगा बेटा 1296, ये अपने पास आ जाएगा 1296। अब देखो 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216, और 6 का पावर 4 क्या होता है, जब मैं 216 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 1296। सोच के देखो, जब आपने 216 को एक बार और 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 200 वाला जो टर्म है वो 6 से मल्टीप्लाई होकर 1200 हो जाएगा, और जो 16 वाला टर्म है वो 6 से मल्टीप्लाई होकर 96 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 into 6 96 होता है। तो अपने पास यहां से बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 1296। तो बेसिकली ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसको मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं log of 1296 बेस 6, और ये होता कितना है, log of 1296 बेस 6 होता है 4, और अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 4 होता है 2, तो ये बेटा आपके पास लिखा हुआ है log 2 बेस 6, ये आपके पास बेटा लिखा हुआ है log 2 बेस 6। और याद करो बेटा ये भी जो शुरू वाला टर्म था, ये जो इतना अपने पास शुरू वाला टर्म था, ये भी क्या था log 2 बेस 6, तो ये log 2 बेस 6 और ये log 2 बेस 6 दोनों अगर ऐड हो रहा है तो अपने पास कितना आ जाएगा, log 2 बेस 6 प्लस log 2 बेस 6 मतलब आ जाएगा आपके पास log 4 बेस 6, क्योंकि आपके जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log n बेस है, log n बेस a प्लस log n बेस a क्या होता है log mn बेस a। तो अपने पास बेसिकली जो k है बेटा, k की अपने पास वैल्यू आ जाती है log 4 बेस 6, k की अपने पास वैल्यू आ जाती है बेटा log 4 बेस 6, ठीक है। अब यहां पर आप बेटा देखो अपने पास क्या लिखा हुआ है 6√6 रेज़ टू द पावर k, तो क्या इस 6√6 को मैं 6 रेज़ टू द पावर 3/2 लिख सकता हूं, सोच के देखो, यहां पे जो 6√6 रेज़ टू द पावर k लिखा हुआ है, तो क्या इस वाले 6√6 को क्या मैं 6 रेज़ टू द पावर 3/2 लिख सकता हूं, चलेगा है ना, क्योंकि 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 3/2, और इस पूरे का पावर मेरे पास लिखा हुआ है k, इस पूरे का पावर मेरे पास लिखा हुआ है k, तो यहां से बताओ बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 3/2 into k, 3/2 into k, k क्या है log 4 बेस 6, k क्या है log 4 बेस 6, तो बेसिकली मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये वाला जो 3/2 था ये घूम के 4 के ऊपर आ जाएगा, है ना, तो ये अपने पास आ गया 6 रेज़ टू द पावर log बेस 6 पे, और नंबर की जगह आ जाएगा 4 की पावर 3/2, नंबर की जगह आ जाएगा 4 की पावर 3/2। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये वाला बेस और ये वाला बेस जब सेम होता है तो आंसर घूम के कितना आता है, इतना आता है, तो 4 की पावर 3/2 बोलो कितना होता है, 4 की पावर 1/2 बेटा 2 होता है, और 2 का जब आप क्यूब करोगे, क्योंकि ऊपर 3 है ना, तो जब आप 2 का क्यूब करोगे तो वो 8 आएगा,
इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू बेटा आ रही है 8। डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा उसकी वैल्यू आ रही है 8। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 8। अब क्योंकि आपको मॉड की वैल्यू 8, क्योंकि आपको बेटा मॉड की वैल्यू 8 है, तो देखो हमको यहाँ पे दो केसेस लेने पड़ेंगे। हमको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो -24 दिया है, अल्फा माइनस बीटा को हमको बेटा 8 भी लेना पड़ेगा, है ना, और -8 भी लेना पड़ेगा। दोनों ही केसेस अपने को देखने पड़ेंगे कि उनमें क्या आता है। तो जैसे ही हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही अब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आता है। जैसे ही आप बेटा इन दोनों को ऐड करोगे, तो दोनों को ऐड करने से 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -16, है ना। देखो 2 अल्फा विल बी इक्वल टू -16 या अल्फा विल बी इक्वल टू -8, ठीक है ना। जैसे ही दोनों को ऐड करूंगा तो 2 अल्फा की वैल्यू -16 या अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -8। अब अगर अल्फा की वैल्यू -8 आई तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली -16। और अगर हम यहां पर देखेंगे तो देखो जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे बेटा, तो 2 अल्फा की अपने पास वैल्यू आ जाएगी -32, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -16, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -16। और बेटा बीटा अपने पास ऑटोमेटिकली बताओ कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। बीटा अपने पास बेटा ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ऑटोमेटिकली वही अपने पास आ रहा है ना, दोनों रूट्स देखो -8 और -16 ही आ रहे हैं। अब अपने को फाइनली पूछा गया था c की वैल्यू, तो c एक्चुअली है क्या, c इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप बेटा मुझे ये बताओ कि अगर एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो कैपिटल C, ये कैपिटल C की वैल्यू इज अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा और बीटा मेरे पास -6 और -8 सॉरी -8 और -16 है, तो -16 और -8 का प्रोडक्ट बोलो कितना आ जाएगा, 16 into 8 बेटा, 16 into 8, 10 into 8 अपने पास होता है 80, 6 into 8 होता है 48, 80 और 48 आ जाएगा 128। ये अपने पास आ जाएगा 128। दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। इतना बेटा बढ़िया सवाल आप देखो, खुद सोच के देखो। अगर आपको ऐसा सवाल पेपर में बनाना पड़ जाए तो कम से कम 5 से 7 मिनट आपको लगेगा, है ना। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मेरी भी थोड़ी सी स्पीड कम हो गई, अदरवाइज अगर मैं भी इस पूरे के पूरे सवाल को बनाऊं तो कम से कम 5 मिनट तो बेटा लगेगा। और एफर्ट मतलब दिखता है, और ये मतलब बिल्कुल वर्दी है बेटा सवाल जेईई एडवांस में आने के, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितने सारे इसमें कंसेप्ट लगे। अच्छा से आपको अगर लॉग नहीं आता होगा तो आप नहीं बना सकते, अगर आपको मॉड की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो एक बार हो सकता है आपका आंसर आ जाए, लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं रहोगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक बेटा अच्छे से नहीं आता है तो आपको ये वाली चीज समझ में नहीं आएगी मैंने क्या किया। इसलिए बेटा हमारे जेईई एडवांस के अगर हम पेपर के हिसाब से देखें तो हमारे कई सारे चैप्टर्स बेटा बहुत अच्छे से हमें आने चाहिए, तभी हमसे सवाल अच्छे से बन पाएंगे। तो बच्चों, जो कि आपको पता है कि पहला सवाल इतना बढ़िया था, तो देखिए दूसरा सवाल जो बेटा मैं आपको दे रहा हूँ वो उससे ज्यादा अच्छा है, वो उससे ज्यादा अच्छा सवाल है। और इस सवाल को बेटा बनाने के लिए मुझे आपको एक रूल सिखाना पड़ेगा, व्हिच इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता हो, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और अगर आपको वो चीज पसंद आएगी और अगर आपको पिछला सवाल भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना कंपलसरी, आप अभी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक रूल समझाता हूँ। इस रूल का हालांकि इस बेटा सवाल से कोई लेना देना नहीं है, ये रूल जनरली पूरे मैथ्स में कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है जहां पे भी आप एक रेशियो देखेंगे। तो रूल है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब इसमें होता क्या मैं आपको ये बताता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक रेशियो है a by b, ठीक है, एंड दिस रेशियो इज इक्वल्स टू c by d, ठीक है ना। बहुत आसान सा रूल है, बहुत फ्रीक्वेंटली बेटा आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इजी है इसका डेरिवेशन भी। लेकिन चीज ये कि जनरल सेंस में हम कई बार इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। चलो अगर मान लो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है a by b is equals to c by d। अब इस रेशियो में बेटा, इस रेशियो में अगर तुम 1 ऐड कर दो दोनों साइड, अगर इस रेशियो में तुम दोनों साइड 1 ऐड कर दो तो मुझे बताओ एलसीएम लेने के बाद ये क्या बनेगा, a plus b by b will be equal to c plus d by d, हाँ यानी ठीक है, a plus b by b will be equal to c plus d by d। और अगर इस रेशियो में मान लो तुमने 1 ऐड ना करके, अगर मान लो बेटा तुमने यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया होता, तब बताओ तुम्हारे पास रिलेशन क्या बनता, a minus b by b will be equal to c minus d by d,
ठीक है, इमेजिन करो बेटा तुम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, और अगर बेटा मान लो मैं आपको बोलता हूं डिवाइड 1/2। पहले इक्वेशन को अगर मैं दूसरे इक्वेशन से बेटा डिवाइड कर दूंगा तो सोच के देखो, क्या ये वाला b और ये वाला b कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला d और ये वाला d भी क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा तुम्हारे पास, बचेगा a plus b by a minus b will be equal to c plus d by c minus d। यही होता है बेटा रूल, यही होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। बहुत आसान सा रूल है, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर बेटा आपके पास कोई भी दो रेशियो दिए हुए हैं a by b is equal to c by d, तो a plus b न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये वो रूल होता है जो आप कभी भी कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना बनता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सोच के देखो, तुम्हारे पास बेटा लिखा हुआ है हाफ इज इक्वल टू मान लेते हैं 4/8। हाफ इज इक्वल टू मान लेते हैं 4/8। तो अब मुझे पता है कि 4/8 भी हाफ होता है, ये भी हाफ होता है, लेकिन मैंने अभी तुमको रूल क्या बताया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों साइड बराबर होता है। a प्लस b बाय a माइनस b, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ा तो 1 प्लस 2 आया, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाया तो 1 माइनस 2 आया। वैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ा डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर हटाया, दोनों रेशियो सेम होना चाहिए। देख लेते हैं, 1 प्लस 2 आया 3, 1 माइनस 2 आया -1, 4 प्लस 8 आया 12, 4 माइनस 8 आया -4। अभी भी रेशियो क्या है, सेम। अभी भी रेशियो क्या है, सेम। ये बेटा आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रूल होता है। अपने क्या होता है बेटा, सीबीएसई में 10th तक सिलेबस में कहीं पे भी काम का नहीं आता। इस वजह से अगर कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा। लेकिन अगर हमें पता हो तो मैक्सिमम बेटा कई सारे अपने जो क्वेश्चन होता है ना उटपटांग से, जो रेशियो वाले होते हैं, वो एक स्टेप में इस वाले फॉर्मूले से निकल आते हैं। तो आपको याद रखना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ो अपॉन न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करो दोनों साइड के रेशियो में, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बेटा क्योंकि हमें ये वाली चीज समझ में आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना मेन जो सवाल, हम बेटा अपना मेन सवाल अब स्टार्ट करेंगे। इस चीज को मैं हटा देता हूं, इस रूल को आप स्टार लगा के रख लीजिए, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल बेटा मेरे पास देखो, ओरिजिनली क्या दिया हुआ था, इफ pth qth rth एंड sth टर्म ऑफ एन ap, एक ap है, उसका pth टर्म बोलो क्या होगा, उसका pth टर्म होगा a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d। मान लेते हैं उस ap का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। इसका जो बेटा qth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस q माइनस 1 टाइम्स d। इसका जो rth टर्म होगा वो हो जाएगा a प्लस r माइनस 1 टाइम्स d, और इसका जो sth टर्म होगा वो हो जाएगा a प्लस s माइनस 1 टाइम्स d। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हें क्या बोला गया, अगर these four terms of the AP are in GP, ये जो चारों टर्म्स हैं ये किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो चारों टर्म्स हैं वो किसमें है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। Then the terms p minus q, q minus r and r minus s are in। हमको पूछा जा रहा है कि ये टर्म्स किसमें होंगे, ये वाले जो टर्म्स है वो किसमें होंगे। तो देखो, अगर ये वाले बेटा टर्म्स जीपी में, अगर ये वाले बेटा टर्म्स जीपी में है, तो मुझे एक चीज तो समझ में आती है कि भाई aq अपॉन ap will be equal to ar upon aq will be equal to as upon ar। कॉमन रेशियो सेम होता है, aq by ap will be equal to ar by aq will be equal to as by ar। इतना मुझे पता है कि भाई जो कॉमन रेशियो होता है वो तो सेम होता है, क्योंकि ये जीपी में अरेंज्ड है तो कॉमन रेशियो तो सेम होता है। अब अगर बेटा कॉमन रेशियो सेम होता है, अगर बेटा कॉमन रेशियो सेम होता है तो चलो हम ऐसा करते हैं कि अगर मान लो हम यहाँ पे बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, है ना, क्योंकि हमको देखो, मैं आप सवाल हो सकता है तुम्हारा उठे कि सर आपको क्या सपना आया कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। कई सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर आपको कैसे पता, मुझे नहीं क्लिक हुआ, आपको कैसे क्लिक हो गया कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा। तो सोचो, मैं तुम्हें बताता हूं। इसमें बेटा यहाँ पर देखो क्या लेके आना है, p माइनस q, q माइनस r, r माइनस s, ये वाली चीज लानी। यहाँ पे देखो p माइनस 1 इंटू डी है, q माइनस 1 इंटू डी है। अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा, अगर ये दोनों को मैं माइनस करूंगा तो देखो a से a कटेगा, ये -1 और -1 कटेगा, और p माइनस q वाला टर्म एटलीस्ट जनरेट हो जाएगा। p माइनस q वाला जो टर्म होगा वो एटलीस्ट जनरेट हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं, अभी मेरे को कंफर्म नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि
कि एक बार करके देखते हैं कि आगे होता क्या है ना, क्योंकि बेटा मैंने तो ऑलरेडी इसको देखा हुआ एक बार सवाल को पहले, तो मुझे पता है वो मैं करूंगा तो आ जाएगा। लेकिन तुम्हें जो सोचना है वो तुम्हें ऐसा सोचना है कि जब तुम माइनस करोगे तो a से a कटेगा, -1 और -1 कटेगा और अंदर p माइनस q वाला टर्म जनरेट हो जाएगा। एक बार टर्म जनरेट तुमको दिख रहा है, हो रहा है, तो यार वहां पे हो सकता है आ जाए, देयर इज अ चांस। क्योंकि उसके अलावा तो बेटा इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज में तो अपने को और वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज में तो और वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ना जाने हम क्या ही उसमें करेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर मान लो इसको तुम सॉल्व करते हो, अच्छा इसमें बेटा अगर तुम टर्म्स को अरेंज भी करोगे, अगर इसमें बेटा तुम टर्म्स को अरेंज भी करोगे तो देखो एक बार हो सकता है शॉर्टकट में ऐसे वाले ऑप्शंस में तुम्हारे पास तुक्के में पड़ भी जाए आंसर कि भी आप p की वैल्यू कुछ मान लो, q को कुछ मान लो, r को कुछ मान लो, s को कुछ मान लो, ऐसे टर्म्स कुछ भी रख के कर लो, शॉर्टकट में हो तो जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बेटा क्योंकि हमें शॉर्टकट आता है इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना एक्चुअल मेथड भूल जाएं, क्योंकि जेई एडवांस में खासकर, और अब तो जेई मेंस में भी इंटीजर टाइप सवाल आते हैं, किसी भी सवाल को बेटा इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगर आपको ये मालूम है कि कोई भी सवाल इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, तो इंटीजर टाइप में कभी भी तुक्का नहीं पड़ता। तुक्का जो होता है बेटा वो 4 ऑप्शन में जरूर पड़ जाता है, लेकिन इंटीजर टाइप में बराबर वो तुक्का पड़ जाए बहुत रेयर चांस है। इसलिए अपने को ओरिजिनल जो तरीका है वो आना चाहिए सॉल्व करने का। तो चलो अगर हम AQ by AP देखेंगे तो AQ by AP बताओ कैसे निकलेगा। AQ by AP विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, A plus Q minus 1 times D upon A plus P minus 1 times D, ठीक है। अब यहां पर बेटा मैं एस सच कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगाता, यहां पर मैं ऐसा तुमको बोलता हूं कि भाई मुझे तो सिर्फ क्या करना है, देखो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा क्या फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा तो एस सच उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऊपर क्या बन जाएगा फिर वो p plus q minus 2 वाला टर्म बन जाएगा ऐड करने पे। तो अपन ऐड नहीं करते, अपन दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपन दोनों साइड क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 से, है ना। मैं तुमको कंपोनेंटो डिविडेंडो इसलिए बताया क्योंकि कंपोनेंटो डिविडेंडो इसी से आया है ना, इसलिए तुमको वो भी पता होना जरूरी था। तो अगर बेटा हम दोनों साइड पे मान लो सब्ट्रैक्ट कर दें -1, अगर हम दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दें -1 तो उससे हासिल क्या होगा देख लेते हैं। जैसे बेटा मैं -1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा AQ minus AP upon AP, AQ minus AP upon AP, and this will be equal to बेटा जैसे ही आप यहां पर इसको करोगे, रेशियो लोगे, जैसे ही आप यहां पर इसका रेशियो बेटा लोगे तो अपने पास बोलो कितना आ जाएगा, दिस रेशियो विल बी इक्वल टू A और A, या वाला ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये Q minus 1 times D और माइनस P minus 1, तो ये अपने पास बन जाएगा Q minus P times D upon A plus P minus 1 into D। तुम इसको बेटा करके देख सकते हो ना, तुम इसको करके देख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और, अपने पास मैंने आपको जो कंपोनेंटो डिविडेंडो बताया उसमें होता क्या था कि अगर कैपिटल A by कैपिटल B is equal to कैपिटल C by कैपिटल D होता था, तो हमने आपको बताया था कि A plus B by A minus B will be equal to C plus D by C minus D होता है ना। ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर अपने पास वो रेशियो होता है तो ये वाला अपने पास कंपोनेंटो डिविडेंडो के हिसाब से आता है। तो अपने पास बेटा एक रिलेशन तो ये आ गया, अपने पास एक रिलेशन तो ये आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम करके देखते हैं कौन सा दूसरा वाला। तो यहां पर आप देखो अगर मैं AR by AQ निकालूं, देखो AQ by AP मैंने निकाल लिया, AQ by AP से जब मैंने सॉल्व करके निकाला तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अगर मान लो मैं AR by AQ वाली चीज से निकालूं तो AR by AQ वाले से बताओ क्या निकलेगा, AR by AQ will be equal to A plus R minus 1 into D upon A plus Q minus 1 into D। तो यहां से अपने पास बताओ अगर मान लो दोनों साइड अपन -1 कर देते हैं तो -1 करने से क्या मिल जाएगा बोलो। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड -1 कर दें तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा AR minus AQ upon AQ will be equal to AR minus AQ upon AQ will be equal to ये आ जाएगा बेटा R minus Q times D upon R minus Q times D upon A plus Q minus 1 into D, ये अपने पास आ जाएगा। एंड सिमिलरली बेटा
अगर अपन आखिरी वाली भी चीज को करके देख लें, लास्ट वाले भी अगर बेटा अपन रेशियो को निकाल के देख लें, तो इस लॉजिक से हमें पता है as by ar भी कितना आ जाएगा। अगर ar by aq अपने पास था तो ar by aq अपने पास था तो आ गया ar minus aq upon aq। वैसे अगर as by ar होगा तो वो आ जाएगा as minus ar by ar will be equal to, अपने पास बोलो यहाँ r minus q था तो यहाँ पे आ जाएगा s minus r times d by a plus r minus 1 times d। ये वाली बेटा आप चीज करके देख सकते हो, आपके पास इतना आ जाएगा, आपके पास इतना आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखो अपने पास क्या था, aq by ap was equal to ar by aq, है ना, aq by ap was equal to ar by aq। अगर मैं ये वाला रेशियो लूं तो क्योंकि ये दोनों इक्वल थे तो देखो अगर मैं दोनों साइड -1 करता तो बताओ क्या आता मेरे पास, aq minus ap by ap would have been equal to ar minus aq upon aq। ये होता अपने पास। तो यहां से देखो aq minus ap by ap किसके बराबर आता है, ar minus aq by aq के बराबर आता है। इसका मतलब ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन का अगर LHS सेम है बेटा तो RHS भी सेम होगा। अगर RHS अपने पास सेम होगा तो अपन यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि q minus p times d अपॉन ये वाला जो टर्म है वो क्या है, ap है। ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर, तो r minus q times d अपॉन ये वाला जो बेटा अपने पास टर्म है वो क्या है, aq। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा अपने पास ये वाला कॉमन डिफरेंस और ये वाला कॉमन डिफरेंस हट गया। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो aq by ap इसकी वैल्यू बोलो मेरे पास कितनी आ जाती है, r minus q अपॉन q minus r minus q अपॉन q minus p, या इसको मैं लिख सकता हूं q minus r अपॉन p minus q। ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब देखो aq by ap का वैल्यू क्या आ गया, q minus r अपॉन p minus q। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको अब बोलता हूं कि ये वाले रेशियो को लेते हैं, ये वाले अगर हम रेशियो को लेते हैं तो यहां से देखो अपने पास ar by aq is equals to as by ar है। अगर हम दोनों साइड -1 करेंगे तो अपने पास ar minus aq अपॉन aq will be equal to as minus ar अपॉन ar, ये वाली चीज आ जाएगी। तो देखो ar minus aq अपॉन aq is equals to as minus ar अपॉन ar, मतलब कि ये वाला रिलेशन बेटा और ये वाला रिलेशन, ये दोनों रिलेशन का RHS भी सेम होना चाहिए। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से बेटा अगर RHS हमारे पास सेम होना चाहिए तो हम ऐसा करते हैं, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं कि हमारे पास आ जाएगा r minus q times d अपॉन क्या आ जाएगा बोलो नीचे aq is equal to s minus r times d अपॉन क्या आ जाएगा ar। ठीक है, तो यहां से देखो कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस कट गया बेटा। और देखो आपने यहाँ पे aq by ap की वैल्यू निकाली थी। aq by ap क्या था बोलो, ये जो aq by ap था, क्योंकि ये सारे के सारे बेटा अपने पास जो टर्म्स है वो gp में अरेंज्ड है, तो aq by ap किसके बराबर होगा, कॉमन रेशियो के बराबर होगा। वैसे यहाँ पर बेटा अगर मान लो मैं आपको as by ar निकालता हूँ, यहाँ पर अगर मैं या aq by ar by aq निकालता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर मैं ar by aq निकालता हूँ तो बोलो ar अपॉन aq ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा s minus r अपॉन r minus q के बराबर। देखो ये वाला ar यहाँ आ गया तो ar by aq will be equals to s minus r by r minus q, या इसको हम लिख सकते हैं r minus s अपॉन q minus r, r minus s अपॉन q minus r। तो ये ar by aq का जो रेशियो है ये भी कॉमन रेशियो के बराबर होगा, ar by aq भी कॉमन रेशियो के बराबर होगा। देखो आपको पता है ar by aq और aq by ap, ये ar by aq और ये वाला aq by ap ये दोनों के दोनों एक्चुअली हैं क्या, सेम। तो यहां से बेटा फाइनली यहां से देखो अपने पास क्या चीज आ जाती है, फाइनली बेटा अपने पास आ जाता है, अगर हम इस चीज को यहां से मिटा दें तो फाइनली अपने पास आ जाता है q minus r अपॉन p minus q is equal to r minus s अपॉन q minus r, या हम लिख सकते हैं q minus r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p minus q टाइम्स r minus s। ये हमारे पास आ जाता है। और ये बेसिकली क्या है, देखो अगर p minus q minus r और r minus s अगर gp में होंगे तो q minus r का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू p minus q टाइम्स r minus s, which means जो करेक्ट अपने पास ऑप्शन है बेटा वो जीपी का। अब वो तुम्हारे लिए भी ऑब्वियस था कि भाई अगर मैं जीपी वाले पोर्शन में इसका करा रहा हूं तो आंसर तो जीपी ही आएगा, लेकिन बेटा इसको निकालने का जो तरीका था
जो मैंने ये पूरी की पूरी मेहनत की है वो क्यों की है आप समझ सकते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का क्या रोल है आप वो भी समझ सकते हैं। और ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग जरूर है, मैं मानता हूं कि हो सकता है बहुत रेयर बच्चों को एक बार में पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा क्या हुआ है, लेकिन एक बार आप जरूर ये चीज करो कि वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद एक बार खुद से बनाने का ट्राई करो। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता रिवाइंड करो, वापस देखो, जब तक नहीं समझ में आता रिवाइंड करो, वापस देखो। अगर तब भी बेटा नहीं समझ में आता है इमीडिएटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं इमीडिएटली आपको उसको रिप्लाई करके किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एक बेटा सिंपल सी चीज है जो आपको और पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो बेटा अगर ए बी और सी, ए बी और सी, अगर बेटा ये तीनों टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो आप सोचो अगर मान लेते हैं पहले टर्म को हम ए ही माने, है ना, अगर इसका कॉमन रेशियो आर है तो सेकंड वाला जो टर्म होगा वो ए आर हो जाएगा और जो थर्ड वाला टर्म होगा वो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए बी सी आपके पास बेटा जीपी में दिए हुए हैं तो आप इमेजिन करो कि log A, log B और log C ये किस में होंगे? log A, log B, log C बेटा आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। कैसे होंगे देखो, log A तो ठीक है भाई अपनी जगह लिखा हुआ है, ये जो B है इस B के बदले अगर मैं मान लो यहाँ पर लिख देता हूँ AR, B के बदले अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AR और log ऑफ AR और बेस मान लो कुछ भी 10 मान लो, ठीक है ना, कॉमन लॉगरिथम मान लेते हैं, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा log A प्लस log R आ जाएगा। ये जो सेकंड वाला टर्म है log AR इसको हम लिख सकते हैं log A प्लस log R, और जो थर्ड वाला टर्म था C, अगर इस C के बदले मान लो मैं लिख लेता हूँ AR स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा log A प्लस log R स्क्वायर, log A प्लस log R स्क्वायर, या इस R स्क्वायर का 2 में घुमा के आगे लेके आ सकता हूँ, तो ये अपने मेरे पास आ जाएगा log A प्लस 2 log R। तो देखो log A प्लस log R, log A प्लस 2 log R, फिर AR क्यूब होगा तो log A प्लस 3 log R, AR की पावर 4 होगा तो log A प्लस 4 log R। उस तरीके से बेटा, उस तरीके से सीरीज अपने पास चलते रहेगी और ये सारी की सारी चीज बेटा किस में आ जाएगी? एपी में आ जाएगी। अगर हमारे पास कोई भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसका जब हम लॉग ले लेंगे टर्म्स का तो वो किस में आ जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें बेटा। और आपको मैं एक चीज बता दूं, आप चाहे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, मेरा ये इनिशिएटिव है कि जो भी बच्चा इस चैनल को देख रहा है, चाहे वो कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो नहीं कर सकता, चाहे वो पढ़ने में कमजोर है, चाहे वो पढ़ने में तेज है, बेटा इस चैनल का इनिशिएटिव, इस चैनल का एफर्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी पढ़ाई अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। आपको कहीं पर भी बेटा कभी भी ये कमी नहीं लगनी चाहिए कि यार मुझे सर ने ये वाली चीज नहीं बताई। मुझे जितना आता है मैं आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा, बढ़िया से समझाऊंगा। इसलिए बेटा मैं बोल रहा हूँ कि आप में से जिस भी बच्चे को कभी भी अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो बच्चों अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स a and b where a is greater than b is n times their geometric mean, n की वैल्यू 2 से बड़ी है, is n times their geometric mean, then the value of a by b is of the form ये find the value of x plus y। अगेन बहुत बढ़िया सवाल आज के बेटा, मेरे को लग रहा है लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। अब ये वाले सवाल में आपको बेटा बोला जा रहा है अगर a by b इस फॉर्म में है तो बताओ x plus y की क्या वैल्यू होगी। ओरिजिनली बेटा ये जो सवाल था वो ऑप्शंस वाला था, ठीक है, जिसको मैंने इंटीजर टाइप में जानबूझकर कन्वर्ट किया है सो दैट कि आपको कुछ सीखने को मिले। कई सारे बेटा देखो टीचर्स की एक खराब आदत होती है कि बच्चों को वो शॉर्टकट बता देते हैं, मेन मेथड नहीं बताते। कई बार ऐसा होता है बेटा कि आपको मान लो टीचर ने बता दिया कि यार इसमें n को ये डाल दो, a को वो डाल दो, b को वो डाल दो, सॉल्व हो जाएगा। अरे तुमको सपना आएगा क्या कि सॉल्व हो जाएगा? अगर नहीं हुआ तो, या मान लो अगर सवाल ऑप्शन वाला नहीं आया, मान लो अगर सवाल इंटीजर टाइप आ गया तो क्या करोगे? फंस गया ना सवाल तो तुम्हारा। इस वजह से बेटा कभी भी आप लोगों को अगर मान लो आपके टीचर इस तरीके का कोई सॉल्यूशन बताते हैं तो अपने टीचर से पूछो कि सर आप हमको ओरिजिनल मेथड भी बताओ, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको ओरिजिनल मेथड भी बताओ। कभी अगर इंटीजर टाइप सवाल आया तो हम क्या करेंगे? तो इसमें देखो बेटा अपने पास सवाल में लिखा हुआ है कि अपने को a by b का रेशियो बताना है इस फॉर्म में। अब इफ द सम ऑफ टू नंबर्स, मान लो दो नंबर्स जो a और b थे उनका सम इज n टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन रूट ab होगा। तो a प्लस b इज इक्वल टू n टाइम्स रूट ab है, तो मुझे a by b का फॉर्म लाना है। मुझे क्या करना है? a by b का फॉर्म लाना है। अब देखो एक चीज बेटा मैं देख सकता हूं कि राइट साइड में
राइट साइड में बेटा पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ n के टर्म्स में लिखा हुआ है। x और y तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा, तभी तो उसका सम मैं पूछ रहा हूं और इंटीजर टाइप का सवाल बोल रहा हूं, तो ये तो कोई कांस्टेंट नंबर होगा। अब क्योंकि राइट हैंड साइड पूरा का पूरा n के फॉर्म में है, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a + b अपॉन रूट a इज इक्वल टू n, ऐसा लिखा जा सकता है। अब अभी बेटा जो मैंने तुमको कंपोनेंट डिविडेंडो समझाया वो बहुत 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 खूबसूरती से बेटा इस सवाल में लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि बेटा तुम एक चीज समझो, देखो हो सकता है कंपोनेंट डिविडेंडो के अलावा भी ये सवाल बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन सी और डी वाला जो फॉर्मूला है अपना कंपोनेंट डिविडेंडो वाला जो फॉर्मूला है, उससे बहुत तेजी से इसका सवाल का सॉल्यूशन निकलेगा। देखते यहां पर बेटा अपने पास देखो a + b / √ab की वैल्यू n है। थोड़ा सा अगर तुम बेटा प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो तुम ये चीज सोच पाओगे बेटा कि यहाँ पे देखो, क्योंकि मुझे रूट a और रूट b दिख रहा है। आप लोग भी एक चीज हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब भी रूट a b एक साथ दिखता है या रूट a * रूट b अपने को दिख रहा होता है, एक बार ना बेटा आप ऐसा सोचा करो कि क्या मैं a को रूट a का स्क्वायर बना लूं, यानी हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आपके पास रूट a और रूट b जैसा टर्म दिख रहा हो तो हमेशा बेटा एक आइडेंटिटी बनाने के लिए आप ये प्रयास करना, ये कोशिश करना, ये ध्यान में लाना कि क्या मैं a को रूट a का स्क्वायर लिख के देखूं या नहीं देखूं, हो सकता है सॉल्व हो। तो चलो ये वाले a को बेटा अपन लिख लेते हैं रूट a का स्क्वायर, और ये वाले बेटा b को अपन लिख लेते हैं रूट b का स्क्वायर, है ना। ये सोचने का तरीका बेटा, ये सोचने का तरीका ये अपने को डेवलप करना पड़ेगा। कभी भी रूट a b एक साथ दिखे तो एक बार सोचो कि a को अगर रूट a का स्क्वायर लिखे और b को अगर रूट b का स्क्वायर लिखे तो सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहां पर बेटा आप एक चीज मुझे बताओ, कि रूट a का स्क्वायर बन गया, रूट b का स्क्वायर बन गया, नीचे रूट a भी दिख रहा है, ठीक है। अगर मान लो मैं कंपोनेंट रूल लगाता भी, अगर मान लो मैं कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाता भी हूं, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ूंगा और फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करूंगा, ऐसे ही चीज करूंगा ना। तो मुझे बताओ कि जब मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा रूट a का स्क्वायर प्लस रूट b का स्क्वायर प्लस रूट a, और अपॉन डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसी बनेगा माइनस साइन के साथ। क्या मेरा सवाल बेटा अच्छे से सॉल्व हो पाएगा? क्या आइडेंटिटी बनानी थी वो तो बन नहीं पाएगी। आइडेंटिटी कब बनेगी बेटा? आइडेंटिटी तब बनेगी जब यहाँ रूट मतलब ट्वाइस ऑफ रूट a भी होता, तब मेरे पास ये आइडेंटिटी बन जाती, तब मेरे पास ये रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर लिखा जाता। लेकिन अभी क्योंकि बेटा वो नहीं बन पा रहा, तो आप देखो मैं करूंगा क्या, मैं बेटा बोलूंगा कि दोनों साइड है ना, दोनों साइड बेटा आप 2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर दो। फायदा क्या होगा उससे? फायदा उससे बेटा ये होगा कि अब जब आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओगे, देखो मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया मैं तुमको बता चुका हूं, और मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो भी क्यों लगा रहा हूं अभी तुमको पता चलेगा। ये सारी चीजें बेटा प्रैक्टिस चाहिए, है ना। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल जैसी बेटा हम इसको लगाएंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, रूट a का होल स्क्वायर प्लस रूट b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट ab अपॉन रूट a का होल स्क्वायर प्लस रूट b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रूट ab, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, n प्लस 2 बाय n माइनस 2 के बराबर। इसकी वैल्यू n प्लस 2 बाय n माइनस 2 के बराबर। अब देखो बेटा जैसे आपने ये चीज की तो अपने पास आ जाएगा रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर अपॉन रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 2 बाय n माइनस 2। ये लिखने से क्या फायदा हुआ? ये लिखने से बेटा अपने पास देखो दोनों ऊपर और नीचे रूट a और रूट b का फॉर्म बन गया है, दोनों ही ऊपर और नीचे रूट a और रूट b का फॉर्म बन गया। और अब अगर मान लो बेटा मैं एक बार कंपोनेंटो डिविडेंडो और लगाया तो देखो कितना बढ़िया से मेरे पास आंसर निकलेगा। देखो सबसे पहले तो अपन इसको दोनों साइड पे स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो जैसे आप स्क्वायर रूट बेटा दोनों साइड पे करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b, रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b। इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ n प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ n माइनस 2, रूट ऑफ n प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ n माइनस 2, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा देखो आपके पास बोला गया था कि a की वैल्यू b से बड़ी, a की वैल्यू बेटा देखो b से बड़ी है तो रूट a प्लस रूट b भी पॉजिटिव और रूट a माइनस रूट b भी पॉजिटिव हो, क्योंकि a जो है वो बड़ा है। इस वजह से जब बेटा मैंने यहाँ पे रूट लिया तो मैंने यहाँ पे आगे प्लस माइनस साइन नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं माइनस साइन लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, अंडर रूट राइट हैंड साइड पूरा का पूरा माइनस साइन तो आ नहीं सकता उसके सामने, इस वजह से सिर्फ ये रहेगा जो सही है। अब यहाँ पर बेटा मान लो अगर हम एक बार कंपोनेंटो डिविडेंडो और लगाए, क्यों लगा रहा हूँ बोलो, जैसे मैं इसको वापस से दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास ऊपर क्या बन जाएगा, 2 रूट a बन जाएगा।
और जब मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, नीचे 2 रूट बी बन जाएगा और वो रूट ए और रूट बी वाला फॉर्म बन जाएगा जो मुझे लेके आना है। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रैक्टिस का खेल है। अब क्योंकि मैंने तुमको एक बार ऐसा सवाल कराया है तो आगे मान लो फ्यूचर में बेटा, अगर फ्यूचर में मान लो तुम इस तरीके का कोई सवाल देखोगे ज्योमेट्रिक मीन का, तो तुम्हारा दिमाग एक बार तो जाएगा कि यार हमको सर ने एक बार तो ऐसा वाला सवाल कराया था। यही बेनिफिट होता है बेटा बढ़िया क्लासेस का, यही बेनिफिट होता है ज्यादा प्रैक्टिस का, क्योंकि आपको आपका टीचर और आपका खुद की मेहनत से बेटा आपने इतने तरीके के सवालों को बना लिया होता है कि उसके बाद कोई भी सवाल नया नहीं लगता। कोई भी अगर मान लो अचानक से नया सवाल आ भी जाता है तो हमें एक काइंड ऑफ अप्रोच पता होता है कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है मेरा सवाल सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे देखो जैसे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बेटा लगाने के में देखो होगा क्या, दोनों में न्यूमरेटर जैसे ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, तो रूट बी और रूट माइनस बी वाला कट जाएगा टर्म, तो अपने पास ऊपर आ जाएगा 2 रूट ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा बोलो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आएगा तो रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, तो रूट ए वाले टर्म कट जाएंगे तो अपने पास बन जाएगा 2 रूट बी। ठीक है, और यहां पर भी जब हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ n प्लस 2 प्लस रूट ऑफ n माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ n प्लस 2 माइनस रूट ऑफ n माइनस 2। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ा, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस किया। जैसे हम सॉल्व करेंगे देखो ये 2 से 2 कट गया और यहाँ पे रूट a बाय रूट b था। अब अगर मान लो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या ये a बाय b आ जाएगा जो मुझे लेके आना था, और क्या ये इसी फॉर्मेट में बन रहा है जिस फॉर्मेट में आना चाहिए था। देखो जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो आप बेटा जैसे अब यहाँ पर देखो स्क्वायर किए है ना, अगर मान लो आपने दोनों साइड पे कर दिया स्क्वायर तो स्क्वायर करने से होगा क्या, ये तो बन गया a बाय b। अब ऊपर देखो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर और नीचे लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। जैसे आप आइडेंटिटी लगाओगे तो मुझे बेटा बताओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अपने पास ये आ जाएगा x स्क्वायर जो कि n प्लस 2 है प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, तो प्लस 2 इंटू रूट ओवर n प्लस 2 इंटू रूट ओवर n माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 4। ये आ जाएगा अपने पास रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 4 और डिनोमिनेटर बोलो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो माइनस 2 टाइम्स रूट ओवर n प्लस 2 इंटू n माइनस 2 आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 4। ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 4। देखो ये वाला माइनस 2 और ये प्लस 2 कैंसिल, ये वाला माइनस 2 और ये वाला प्लस 2 कैंसिल, तो अपने पास a बाय b बोलो कितना आया अपने पास, ये आ गया बेटा n प्लस n 2n प्लस रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 4 अपॉन n प्लस n 2n माइनस रूट ओवर n स्क्वायर, सॉरी 2n प्लस 2 टाइम्स है ना बेटा, 2n प्लस 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2n माइनस 2 टाइम्स रूट ओवर n स्क्वायर माइनस, ये अपने पास आ गया। अब जैसे अपने पास ये आया तो देखो हमें दिख रहा है कि इन दोनों में से भी 2 कॉमन आएगा, नीचे वाले में से भी 2 कॉमन आएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a बाय b की फाइनल वैल्यू मेरे पास आई n प्लस रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 4 अपॉन n माइनस रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 4, ये अपने पास आ गया। अब देखो यहाँ पे अपने को बोला था कि n प्लस रूट ओवर n स्क्वायर माइनस x और n माइनस रूट ओवर n स्क्वायर माइनस y के फॉर्म का आएगा, और मैं यहाँ पे बेटा देख पा रहा हूँ कि x और y दोनों ही क्या आ रहा है मेरे पास 4 आ रहा है, x और y दोनों ही मेरे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है और ये भी 4 आ रहा है। और मुझसे फाइनली पूछा क्या गया था x प्लस y की वैल्यू, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। इसका आंसर बेटा आ जाएगा अपने पास 8। सवाल अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना कंपलसरी। तो बच्चों देखो अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3b प्लस 4c बाय a प्लस 4c प्लस a बाय 3b प्लस a प्लस 3b बाय 4c वेयर a b and c आर पॉजिटिव इज। और ये जो सवाल आया था वो दिल्ली के एनटीएसी स्टेज 1 2019 में आया था। अब एनटीएसी तो यार 10वीं में दिया जाता है, फिर मैं 11वीं वाले बच्चों को ये सवाल क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बेटा एनटीएसी वाले पेपर में हमेशा आपके वो कंसेप्ट्स देखे जाते हैं जो आपके 10th के ऊपर के होते हैं। जैसे 10th में आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, ठीक है, लेकिन जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं, जो बच्चे अपने आप को थोड़ा और अपडेटेड रखते हैं, अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर रखते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें अरिथमेटिक अगर आपने प्रोग्रेशन पढ़ाया है तो आप हमें अरिथमेटिक मीन भी पढ़ाओ, आप हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ाओ, आप हमें ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ाओ, और आप हमें am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाली इनइक्वालिटी भी पढ़ाओ। मैंने बेटा तुम्हें एक चीज समझाई है, तुम अभी अपने दिमाग में बिल्कुल इस चीज को फिट कर लो।
आपको क्या बोला जा रहा है कि इस चीज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस चीज की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इमेजिन करो एक सेकंड के लिए कि ये पूरी चीज m है, इमेजिन कर लो ये पूरी चीज m, तो आपसे क्या बोला जा रहा है, m इज ग्रेटर देन विच नंबर, m इज ग्रेटर देन विच नंबर, यही तो पूछा जा रहा है ना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये पूरी मान लो अगर m है तो m इज ग्रेटर देन विच नंबर, तभी तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो सवाल में तो इनइक्वालिटी आ गई। कभी भी बेटा, कभी भी अगर आपको ऐसे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू या दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन या दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इस तरीके का सवाल होता है, मतलब वो इनइक्वालिटी। और अगर वो इनइक्वालिटी है तो टॉप लिस्ट पे जो चीज आती है वो क्या है, am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। मैं आपको बेटा एक चीज बता दूं, इस तरीके के सवालों को बनाने के 2-3 पर्टिकुलर तरीके होते हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूं। पहला तरीका तो क्या है, जनरली बेटा कई सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं जब हम a b c सबको बराबर इक्वल पुट कर देंगे, तो जनरली कई सारे सवाल हो जाते हैं इन जनरल, ठीक है ना। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं कि जरूरी नहीं है सवाल होगा ही होगा, बट इन जनरल हो जाते हैं जब हम सारे नंबर्स को इक्वल मान लेते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है डिफरेंशिएशन की, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है डिफरेंशिएशन की, कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये एक टॉपिक है मैथ्स का जो क्लास 12th में आता है शुरू में, तो डिफरेंशिएशन से भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलती है, 100% सही वैल्यू निकलती है। लेकिन हम तो 10वीं में या हम तो 11वीं में, तो अभी तो हमको वो चीज आएगी नहीं। एक चीज और बेटा जो करने का तरीका होता है वो होता है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या होता है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स? अगर ये वाला भी आपको सवाल करना है, देखो फिलहाल बेटा, फिलहाल मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm से, लेकिन मैं आपको होमवर्क में ये चीज दे रहा हूँ। होमवर्क में बेटा मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करो और फिर बनाओ। कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर्स वाले टर्म को इकट्ठा करो, थोड़ा सा 10 मिनट अपना दिमाग लगाना, आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर्स में भी बेटा मिनिमम वैल्यू निकल जाती है। कैसे, इमेजिन करो अगर आपके पास लिखा हो कि कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी कोई एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इस तरीके का, तो आपको एक चीज क्या पता है कि बेटा परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है, नेगेटिव तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। और वो 0 भी कब होगा, जब अंदर वाले दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे, तभी वो माइनस हो गया। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा हो a माइनस b लिखा हो, तो वो चीज 0 कब होगा, जब अंदर वाले टर्म्स बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा अपने जनरली जो होता है तरीका होता है करने का। तो अपने दिमाग में बेटा कभी भी अगर इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल आए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए am-gm। उसके बाद बेटा अगर am-gm मान लो तुमको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है, तो एक तरीका होता है कि a b c d जो भी नंबर है सबको इक्वल मान के देख लो कि किसी ऑप्शन पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ना। 99% टाइम्स वो आंसर होता है। या तीसरा मेथड होता है जो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला होता है, जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं, उससे भी हो जाता है। आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज, आप ट्राई करिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका वो सॉल्व हुआ या नहीं। फिलहाल के लिए बेटा अपन ऐसा करते हैं कि अपन इसको am-gm से सॉल्व करते हैं। अब अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। और ये चीज हम किसके लिए लगाते हैं बेटा, ये चीज हम लगाते हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए, कि अगर हमारे पास देखो ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ना कि ABC जो है वो पॉजिटिव है, तो अगर बेटा मेरे पास 3 पॉजिटिव नंबर हैं A, B और C, अगर मेरे पास 3 पॉजिटिव नंबर है A, B और C, तो इसमें अगर मान लो मुझे AM और GM लगाना होता तो मैं क्या बोलता कि इन तीनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो A plus B plus C by 3 होगा, and this shall be greater than or equal to A, B, C raised to the power 1 by 3। ये चीज मैंने आपको बताई है ना। ये ज्योमेट्रिक मीन उनका क्या होता है, n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 1 बाय, है ना, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 1 बाय, ये वाली चीज मैंने आपको बताई हुई है। तो अगर मान लो इस तरीके का अपने पास चीज आ गया, अगर मान लो बेटा इस तरीके का अपने पास चीज आ गया, तो हम बताओ किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसे बेटा करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, तो अब बेटा मैं आपको वो तरीका बताता हूँ, है ना। इसको करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। यहाँ पर बेटा मैंने ABC जैसे आपको लिख के बताया था, मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि वो होता क्या है, लेकिन हमको कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है am-gm में आंसर निकालने के लिए, वो बहुत ध्यान से सोचना पड़ता है। यहाँ पर आप देखो बेटा, आपको मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, आपको बेटा मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है। अब गलती कहाँ पे होती है, अगर मान लो आप बोल दिए कि सर एक टर्म ले लो 3a plus 4 सॉरी एक टर्म आप ले लो सर 3b plus 4c by a, और फिर दूसरा टर्म आप ले लो 4c plus a by 3b, और आप सर तीसरा टर्म ले लो a plus 3b by 4c।
तीनों ये भी पॉजिटिव टर्म्स होंगे भाई, अगर एबीसी पॉजिटिव है तो ये तीनों भी पॉजिटिव होंगे। और ये तीनों टर्म्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा दैट शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये तीनों टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन बेटा जब तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो जब तुम इनका प्रोडक्ट लोगे ना तो तुम फंस जाओगे। इनका जब तुम प्रोडक्ट लोगे तो तुम फंस जाओगे, तुमसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसको करने का एक तरीका और है, हमें टर्म्स मानने कैसे बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, हमें टर्म्स मानने कैसे। आप इमेजिन करो, अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा पहला टर्म तुम मानो 3b/a, पहला टर्म। दूसरा टर्म मानो तुम 4c/a, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 3b/a और 4c/a। तीसरा बेटा तुम टर्म मानो 4c/3b। चौथा टर्म बेटा तुम मानो a/3b। पांचवा टर्म मानते हैं a/4c और छठवां टर्म मानते हैं 3b/4c। अगर बेटा ये मैं 6 टर्म्स मानूं तो ये 6 के 6 टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय 6, ये इनका अरिथमेटिक मीन हुआ, ये 6 के 6 टर्म्स का। दिस शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, ये सारे के सारे टर्म्स का प्रोडक्ट, तो देखो 3b/a multiplied by 4c/a multiplied by 4c by 3b multiplied by a/3b multiplied by a/4c multiplied by 3b/4c। देखो ये सारे के सारे टर्म्स को मैंने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 6 किया am निकालने के लिए, और ये सारे के सारे टर्म्स को मैंने प्रोडक्ट किया और उसके पावर में ले गया मैं 1/6। जितने टर्म्स उतना रेज़ टू द पावर 1/n है ना। जितने टर्म, अगर n टर्म्स है तो रेज़ टू द पावर 1/n। यही होता है am और gm का कांसेप्ट, जो मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, अगर मान लो आप इन सबको जब ऐड करोगे, जब आप बेटा इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन गया, 3b + 4c/a + 4c + a/3b + a + 3b/4c, और ये अपॉन 6 को अपन वहां ले जाते हैं तो दिस शैल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 टाइम्स। अब बेटा बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अपने पास। बेटा देखो ये वाला a और ये वाला a, ये दोनों नीचे वाले a, ये दोनों ऊपर वाले a से कैंसिल आउट। ये वाला 3b और ये वाला 3b कट गया, ये वाला 3b और ये वाला 3b कट गया, ये 4c और ये 4c और ये 4c और ये 4c सब कैंसिल आउट, सब कुछ करेगा। तो अगर सारी चीजें बेटा कैंसिल आउट हो गई तो अंदर क्या बचा, 1, और 1 की पावर 1/6 क्या होता है, 1। तो मतलब ये बचा 1 सिर्फ, ये बचा आपके पास सिर्फ 1, उसका पावर 1/6 है, मतलब 1 ही बचा। तो 6 × 1 कितना होता है, 6 होता है। मतलब ये पूरे के पूरे की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ये पूरे के पूरे की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब बेटा जो करेक्ट अपने पास ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, ठीक है ना। AMGM अगर बेटा आपको लगाना आ चुका है, तो इनइक्वालिटीज मोस्टली आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब देखो मैंने आपको बोला कि अगर हम a = b = c रख देते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि सवाल ना भी बने, इमेजिन करो अगर यहाँ पे आप a, b और c अगर सबको इक्वल रख देते हो तो आपके पास बताओ क्या बन जाएगा। मान लो अगर मैं a, b और c सब इक्वल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे b के बदले a रख दिया, c के बदले भी a रख दिया, तो क्या आएगा 3 + 4, ये तो आ गया 7। और उसके बाद यहाँ पे c को भी b के बराबर रख दिया और a को भी b के बराबर रख दिया, तो अपने पास बोलो क्या आ जाएगा, 4 + 1 5/3, तो ये आ जाएगा 5/3। और यहाँ पे देखो a को अगर मैं c के बराबर रख दूं और b को भी अगर मैं c के बराबर रख दूं तो 1 + 3 4/4 ये आ जाएगा 1। तो इससे तो अपने पास बेटा पूरी वैल्यू बोलो कितनी आ गई, 8 + 5/3, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ऐसे वाले में कई बार ऐसा होता है बेटा कि जब हम इक्वल पुट कर देते हैं तो सवाल सॉल्व नहीं होता। डिफरेंशिएशन से 100% सवाल सॉल्व होता है, और अगर हमको AMGM अच्छे से लगाना आता है तो भी 100% सवाल सॉल्व होता है। परफेक्ट स्क्वायर वाला तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, उसे तुम्हें बढ़िया से बेटा बना के देखना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा लेकिन उससे सवाल जरूर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर आपको आज के लेक्चर अच्छा लगा है, आपको जो सवाल मैंने कराए हैं, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर वो अच्छा लगा है तो मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे लाइक करने के अलावा
वीडियो में बेटा कमेंट में जाके एक थम्स अप करेंगे, उससे मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बना रहता है और मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक है यार, चलो अगर बच्चों को अच्छा लग रहा है और बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो मुझे भी ये चीज को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आई बिलीव आपने इन होमवर्क के सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये सारे के सारे सवालों को आप जल्दी से जल्दी बना के कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट करेंगे। अगर बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के लिंक को जरूर अपने उन सारे दोस्तों से भी शेयर करें जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।